मेरे भाई के इंतकाल के 2 साल बाद मेरी बेवा भाभी हामला हो गई। मोहल्ले के और खानदान के सब लोग हमें हिकारत की नजर से देखते और मेरी भाभी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाते। कोई कहता कि ससुर के साथ मुंह काला किया होगा, तो कोई कहता किसी आवारा लड़के से दोस्ती लगा ली होगी। जवान बेवा बहू को घर में बिठाने का यही अंजाम होता है। इसकी दूसरी शादी कर देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और भाभी थी कि हमें सच बताने को तैयार ही नहीं थी। तब अम्मी ने गुस्से में आकर भाभी को कमरे में बंद कर दिया और कहा, खुदा के लिए खुद को आग लगा दो, अब मुझसे और रुसवाई बर्दाश्त नहीं होती। भाभी सारी रात बंद कमरे में ऊंची ऊंची आवाज में सूरत अर रहमान की तिलावत करती रहीं और चीख चीख कर अपने अल्लाह से इंसाफ मांगती रहीं। सुबह भाभी की चीखें बंद हो चुकी थी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो हम सब घर वालों के दिल फट गए, क्योंकि भाभी तो मेरी आंख सुबह सुबह सहन से आते शोर से खुल गई थी। आज फिर अम्मी और भाई के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ था और मैं इन लोगों के झगड़े से तंग आ गई थी। दरअसल मेरा भाई यासिर फुप्पो की बेटी जरमीना से शादी करना चाहता था और अम्मी अपनी नंद को बेहद नापसंद करती थी। लेकिन भाई की जब से जॉब लगी थी, भाई ने उस दिन से यही हंगामा शुरू कर दिया था कि जाकर मेरे लिए जरमीना का रिश्ता मांगे। मेरी फुप्पो भी बड़ी चालाक औरत थी और उनका घर भी हमारे घर के साथ था। इसी वजह से मैं, भाई और जरमीना तीनों एक साथ ही जवान हुए थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और उसके बाद हमने एक ही कॉलेज में तालीम हासिल की थी। फुप्पो की बद इखलाकी की वजह से शायद मैं तो जरमीना की तरफ देखना भी गवारा ना करती, लेकिन भाई मुझे अक्सर इस बात पर कायल करता कि देखो, हम दोनों तो बहन भाई हैं, एक साथ अपने दुख सुख बांट लेते हैं। लेकिन जरमीना का कौन है, वो इकलौती है, हमारे साथ जाकर घड़ी दो घड़ी बात कर लेती है तो उसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाता होगा, वरना तो वो सारा दिन घर में बंद रहती है। न फुप्पो उसको कहीं आने जाने देती हैं, ना ही उसके घर कोई दोस्त मिलने के लिए आता है। तो सोचो वो किस कदर तंग होती होगी। तो अगर हम उसको थोड़ी सी कंपनी दे सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो मैं भाई की बात पर अपने दिल में जरमीना के लिए जगह बना लेती, लेकिन फिर जब फुप्पो का रवैया देखती तो मैं परेशान हो जाती कि इतनी बेइज्जती सहने का आखिर फायदा क्या है। लेकिन भाई मुझे किसी न किसी तरह कायल कर ही लेता था और मैं उसकी मोहब्बत में चुप हो जाती कि छोटा है तो बात मानने में क्या हर्ज है। वैसे भी मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन करती थी, क्योंकि ये मेरा भाई ही था कि जिसने मुझे मेरे होने का यकीन दिलाया। वरना मेरी पैदाइश पर मेरे ही माँ बाप ने मुझे जितना धुतकारा था वो मेरा ही दिल जानता है। हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि बेटियों की पैदाइश पर बाप खुश नहीं होते, लेकिन यहाँ तो मेरी माँ भी खुश नहीं थी। वो यही चाहती थी कि मेरी जगह बेटा पैदा हो जाता। लेकिन जब मैं अल्लाह की मर्जी से उनकी गोद में आ गई तो शऊर की आंख खोलने तक मैंने अपने माँ बाप की आंखों में अपने लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं देखा। मेरा रंग चूंकि अपने भाई से थोड़ा सा दबा हुआ था, मैं जरा गहरे सांवले रंग की थी, तो मेरे वालिदैन मुझे मेरे असल नाम की बजाय कल्लो कल्लो कहते रहते। उनकी वजह से अजीज रिश्तेदार भी मुझे इसी नाम से पुकारने लग गए तो मैं खून के आंसू रोती। तो ऐसे वक्त में मेरा भाई यासिर ही मुझे अपने सीने से लगाकर चुप करवाता। वो मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन एक बड़े भाई की तरह मुझे उस लम्हे सहारा देने की कोशिश करता जब मैं बिखर कर टूट रही होती थी। मुझे बहुत कम उम्री में ही अम्मी ने घर के काम काज में लगा दिया था। अम्मी का तो पक्का प्रोग्राम था कि वो मुझे तालीम बिल्कुल भी नहीं दिलवाएंगी, लेकिन ये यासिर ही था जिसकी बगावत की वजह से मुझे भी स्कूल का मुंह देखना नसीब हुआ। वरना शायद मैं एड़ियां रगड़ती रहती तो भी मेरे वालिदैन को मुझ पर रहम ना आता और वो मुझे किसी सूरत स्कूल ना भेजते। लेकिन यासिर की मोहब्बत में अम्मी और अब्बा चुप हो गए और यूं मुझे भी स्कूल में भेजने का मरहला शुरू हुआ। तो अम्मी और अब्बा की मुतफिका राय ये थी कि मुझे किसी सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दें, लेकिन यहाँ पर भी यासिर ने जिद बांध ली थी कि नादिया मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ेगी। अब्बा और अम्मी तो किसी सूरत भी इस बात पर राजी ना थे, लेकिन यासिर के आगे उनकी एक ना चली और यूं मैं यासिर के साथ ही उस शहर के इंतहाई महंगे तरीन प्राइवेट स्कूल में दाखिल हो गई। लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी यासिर की निस्बत इतनी आसान ना थी। मैं जब स्कूल से वापस आती तो यासिर के लिए तो अम्मी खाना और रोटी तैयार रखती थी, लेकिन मुझे अपनी रोटी खुद ही बनानी पड़ती थी। रोटी बनाने के साथ साथ सुबह के पड़े जूठे बर्तन झाड़ू पोछा भी करना पड़ता। ये काम करते करते कब शाम ढल जाती पता ही ना चलता। मेरा स्कूल का सारा होमवर्क पड़ा रहता था, जबकि यासिर खाना खाने के बाद दिन को आराम करता और फिर अपना सारा होमवर्क खत्म कर लेता और बाहर खेलने के लिए चला जाता।
जबकि मैं जब शाम को अपना स्कूल का काम लेकर बैठती तो रात के खाने की तैयारी में अम्मी मुझे फिर से आवाजें देने लगती, तो मैं उनकी मदद करवाने के लिए अपना स्कूल का होमवर्क छोड़कर किचन में चली जाती, जहां पर हांडी की तैयारी के साथ साथ आटा गूंदने तक सारा काम करके अम्मी को देती। लेकिन वो फिर भी मुझसे खुश ना होती। वो मुझसे काम भी लेती और मुझे खूब बातें भी सुनाती। हालांकि मैं बहुत छोटी थी, कई बार बर्तन धोते हुए अगर मुझसे कप या ग्लास टूट जाता तो अम्मी मुझे खूब मारती कि तुम्हारे हाथों में जान नहीं है, घर का कोई बर्तन तुमसे महफूज नहीं। बचपन से ही अपने नन्हे नन्हे हाथों से झाड़ू देते देते कमर दर्द करने लगती, लेकिन अम्मी को रहम ना आता। वो मुझसे घर का सारा काम लेने के बावजूद खुद जाने क्यों ना खुश रहती थी, लेकिन मैं भी उन्हें खुश रखने के लिए हर जतन करने की कोशिश करती। तो यासिर सर चढ़ जाता और मुझे कहता कि तुम बिला वजह अपनी जान मारती रहती हो, मुझे देखो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो मैं उससे कहती कि तुम लड़के हो ना, इसलिए तुम्हारी कोई भी बात इन्हें बुरी नहीं लगती, लेकिन मेरे लिए तो इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी। तो वो कहता कि तुम भी मेरी तरह से बन जाओ ना, अम्मा को एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे साथ गलत करती हैं। ऐसा तो कोई सुतेली माँ भी नहीं करती जैसा रवैया उनका तुम्हारे साथ होता है। तो मैं हंसकर कहती कि जिस दिन मैं तुम्हारी वाली सोच अपने दिमाग में रख कर उनके सामने गई तो वो मुझे चोटी से पकड़कर घर से बाहर कर देंगी, फिर तुम खुश होते रहना अपने इन मशवरों पर। तो वो एकदम से सीना फुलाकर मेरे करीब आकर कहता कि मेरे होते हुए कौन तुम्हें बाहर निकाल सकता है, किसी की मजाल है क्या। तो मुझे ऐसे लम्हे में अपने भाई पर टूटकर प्यार आता, क्योंकि मेरी खातिर वो कई बार अम्मा से लड़ बैठा था। मेरी साइड लेने की वजह से अम्मा अक्सर यासिर पर चढ़ दौड़ती थी कि क्या तुम हर वक्त इस कल्लो की साइडें लेते रहते हो। तो वो कहता, आप अल्लाह के बनाए हुए रंग पर तनकीद करके अल्लाह की नाराजगी मोल लेने का सबब बन रही हैं। वो उन्हें कई बार इस बात पर बुरी तरह से झड़क चुका था और समझा भी चुका था। आपकी वजह से खानदान के अक्सर लोग मेरी बहन को कल्लो कल्लो कहकर पुकारते हैं। दिल चाहता है मैं उनका मुंह तोड़ दूं, और मैं किसी दिन ऐसा कर भी दूंगा। लेकिन अम्मा मैं आपका क्या करूं? क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? वो मेरी खातिर अम्मा के साथ साथ अब्बा से भी उलझने लगता। कई बार मैं उसे समझाती कि मेरी वजह से तुम अम्मा अब्बा की मुखालफत मोल ना लिया करो। किसी दिन अब्बा का तुम पर हाथ उठ गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो बाज ही नहीं आता था। उसकी मट्टी अल्लाह ने कोई खास ही जगह से उठाई थी कि वो गलत को गलत और सही को सही कहने से बाज ना आता। मेरे अंदर जो जिंदगी जीने की एक उमंग पैदा हुई थी वो अपने भाई यासिर की वजह से ही थी, वरना शायद मैं अपने रंग और बेटी होने की वजह से जिस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी थी उसमें से निकलना मेरे लिए कतई आसान ना था। यासिर मेरी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता था और इसी मोहब्बत की बुनियाद ने मुझे यासिर का दीवाना बना डाला था। यही वजह थी कि मैं उसकी हर बात मानती। अगर वो मुझे आधी रात को भी किसी खाने की चीज की फरमाइश करता तो मैं अपना सारा काम छोड़कर फौरन उठकर किचन में चली जाती, ख्वाह मेरा दिल कर रहा होता या नहीं। लेकिन मैं उसकी खुशी की खातिर अपने आराम और सुकून को एक तरफ झोंक कर हर सूरत उसकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती। यही वजह थी कि जब यासिर का झुकाव जरमीना की तरफ हुआ तो मेरा दिल खटकने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि यासिर और जरमीना के दरमियान कोई सिलसिला ना निकले, क्योंकि मैं अम्मा के ख्यालात बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो मर तो सकती थी, लेकिन फुप्पो की बेटी का रिश्ता मांगने उनके घर किसी सूरत नहीं जाती। मैं बातों ही बातों में यासिर को समझाने के लिए जरमीना की कोई न कोई बुराई कर देती कि शायद यूं उसके दिल से जरमीना का ख्याल निकल जाए, क्योंकि मैंने ये बात बहुत ज्यादा महसूस करना शुरू कर दी कि यासिर मुझसे सबसे ज्यादा जरमीना की बात करता है। हर वक्त हर लम्हे उसको सोचता रहता है। वो अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए कोई न कोई तोहफा चोरी छुपे मेरे हाथों भिजवाता। तो मैं तंग आकर उसे इस बात पर टोकती कि तुमने इतनी मुश्किल से पैसे जमा किए हैं तो इस मकसद के लिए कि तुम अपने सारे के सारे पैसे जमीना पर लुटा दो। तो वो कहता कि हमारी छोटी सी तो कजन है, अगर मैं उसे कुछ लेकर देता हूँ तो वो कितना खुश होती है। तुम ये भी तो देखो। मुझे यासिर की ये मुंतिक समझ में ना आती, लेकिन मैं चुप कर जाती, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं जमीना के खिलाफ मजीद थोड़ा सा और बोली तो वो मुझसे खफा हो जाएगा। और मैं यासिर की नाराजगी से बहुत डरती थी,
क्योंकि अगर वो खफा हो जाता तो मैं खाने का एक लुकमा भी अपने गले से नहीं उतार सकती थी। वो मुझे अजीज ही इतना था, लेकिन बड़ी बहन होने के नाते मैं इतनी बात समझ रही थी कि यासिर जिस रास्ते पर चल निकला है वहां पर सिवाय कांटों के उसे कुछ नहीं मिलना। मैं दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं करती रहती कि उसका किसी भी मकाम पर दिल ना दुखे, लेकिन मेरी दुआओं में शायद असर नहीं था। यही वजह थी कि उसके दिल को जरमीना का रोग लग चुका था, और मुझ पर यह बात तब खुली जब वो ईद वाले दिन इंतहाई एहतमाम के साथ तैयार होकर फुप्पो के घर गया और सिर्फ 10 मिनट के बाद ही बुझे हुए चेहरे के साथ घर लौटा। और घर लौटते ही वो अपने कमरे में चला गया। घर में चूंकि खानदान से रिश्तेदार ईद मिलने के लिए आए हुए थे, तो अम्मा और अब्बा ने यासिर पर इतनी तवज्जो ना दी, लेकिन उसका बुझा हुआ चेहरा मुझसे छुप ना सका। मैं मेहमानों की खातिर तवाज़ा में मसरूफ थी, लेकिन जो ही मुझे थोड़ा सा मौका मिला, मैं जब उसके कमरे में गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो किसी बच्चे की तरह तकिए पर सर रखकर बिलक बिलक कर रो रहा था। उसे यूं रोता देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं फौरन भागकर उसके पास गई। उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया तो उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था। उसे यूं रोता देखकर मैं खुद भी रोने लगी, तो वो मुझसे लिपटकर रोने लगा। तो मैंने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि अगर उसके रोने की आवाज बाहर गई तो मेहमान खवातीन और मेरी कजन्स अंदर ना आ जाएं। लिहाजा मैंने फौरन उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर उसके आंसू साफ करके पूछा, क्या बात है, तुम तो अच्छे भले तैयार होकर फुप्पो के घर गए थे, फिर इतनी जल्दी क्यों वापिस आए, क्या कुछ हुआ है वहां पर? तो वो सर झुकाए अपने होंठ काटते हुए इंतहाई बेकरार और बेचैन लगा। तो मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उससे फिर पूछा, तो उसने पलकें उठाकर जब मेरी तरफ देखा तो उसमें सिवाय गम के मुझे कुछ और दिखाई ना दिया। मैं उसकी ये हालत देखकर तड़प सी गई कि वो इतनी खूबसूरत सफेद दूध जैसी रंगत रखने वाला यासिर उस यासिर से बेहद मुख्तलिफ था जिसके चेहरे पर दूर दूर तक जर्दी घुली हुई थी। यासिर, फुप्पो के घर ऐसा क्या हो गया? क्या उन्होंने कुछ कह दिया? तो उसने अपने आंसू साफ करते हुए कहा कि वो तो हमेशा ही कुछ न कुछ कहती रहती हैं, तुम्हें तो उनका पता ही है, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है उसने मेरा दिल बाहर निकाल कर रख दिया। ऐसा क्या कह दिया फुप्पो ने? वो जरमीना की शादी करने का सोच रही हैं। मंजरी फुप्पो उनके घर आई हुई थी और वो बातों ही बातों में मुझे सुनाने के लिए कह गई कि वो बहुत जल्द जरमीना का रिश्ता उनके बेटे से तय करने वाली हैं। उनकी बात सुनकर तो मैं जैसे कांप ही गया। मेरे लिए वहां पर मजीद खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो गया, तो मैं बिना कुछ कहे ही वहां से लौट आया। तो क्या जरमीना नहीं बोली? नहीं, जरमीना ने कुछ नहीं कहा। मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बात उसके सामने हुई और वो कुछ नहीं बोली। तो हो सकता है वो अपनी माँ की बात पर राजी हो। तो वो एकदम से फिर मेरी तरफ देखने लगा। जरमीना मुझसे मोहब्बत करती है, वो मर तो सकती है लेकिन किसी से शादी नहीं कर सकती। अपने भाई यासिर की आंखों में चट्टानी अजाइम देखकर मैं दंग रह गई। खुदा जाने उनकी मोहब्बत कैसे अंदर ही अंदर पली थी कि मुझे कानो कान खबर ना हुई। मैं जिस लम्हे से डरती थी वही लम्हा मेरे सामने आन खड़ा हुआ था। मोहब्बत वाकई किसी दरिया की तरह होती है जो खुद ब खुद अपना रास्ता बनाती है। हालांकि मैं कोशिश करती रही कि वो उसकी तरफ रागिब ना हो, लेकिन यासिर तो उसकी मोहब्बत में गले गले तक डूबा हुआ था। नादिया बाजी, कुछ करो, नहीं तो मैं उसके बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकता। तो मैंने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रखा, क्योंकि उसके मुंह से मरने की बातें सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। इस पूरे घर में वही तो मेरा बेहतरीन दोस्त था, जो मेरे दुख सुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। अब उसके साथ खड़ा होने का वक्त था, तो मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे कुछ भी करना पड़ा, मैं तुम्हारे लिए जरमीना का रिश्ता करके ही दम लूंगी। लेकिन अम्मी नहीं मानेंगी। अम्मी को हम दोनों मिलकर मना लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की तो उसकी रंगत एकदम से बहाल होना शुरू हो गई। तो मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं उसके कमरे से तो निकल आई, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि यासिर और जरमीना के मामले को कैसे संभाला जाए, क्योंकि फुप्पो से ज्यादा हमारे अपने घर के मामलात काफी पेचीदा थे। फुप्पो इतनी सख्त दिल नहीं थी जितनी हमारी अम्मा थी। वो तो फुप्पो के नाम से ही फिदक जाती थी, और रह गई मैं, तो मेरी तो कोई हैसियत ही अम्मा और अब्बा के सामने ना थी। मैं अगर उनके सामने यासिर और जरमीना का मामला लेकर जाती भी तो वो मेरी कहाँ चलने देती। यासिर को मैंने तो कह दिया था कि मुझसे जो हो सका मैं करूंगी, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर पाऊंगी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जरमीना भी हमारे घर आ गई। उसका चेहरा भी इंतहाई बुझा
बोझा सा था। उसे देखकर मैं समझ गई कि मोहब्बत की आग दोनों तरफ ही बराबर लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर मुझसे आंखों ही आंखों में यासिर के बारे में पूछा। तो मैंने उसे बताया कि वो कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन घर में मेहमान आए हुए हैं, इसलिए तुम अभी कमरे में मत जाना, तो फिर खाम में बातें बनेंगी। तो उसने सर हिलाकर मेरी बात की तायीद करते हुए कहा कि मैं बस यासिर को देखने के लिए आई थी। वो बहुत ही परेशानी के आलम में हमारे घर से निकला था, तो फुप्पो ने बात भी तो ऐसी ही कर डाली। क्या जरूरत थी यासिर के सामने ऐसी बात करने की, जबकि वो तुम्हारे मामले में कितना हसास है, तुम तो जानती हो। तो वो आहिस्ता से बोली, दरअसल ईद से एक दिन पहले मैंने ही यासिर के हवाले से अम्मी से बात की थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ईद के बाद मेरी मंगनी की रस्म मंजली फुप्पो के बेटे के साथ तय कर दी जाए। तो मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर डाला और कहा कि मैं तो सिर्फ यासिर से ही शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर अम्मी ने कहा कि वो इतना तो जानती थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं भी यासिर को पसंद करती हूँ। और जब से उन्हें ये बात पता चली है, तो उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा है। यही वजह है कि जब यासिर ईद का सलाम करने के लिए घर आया, तो अम्मा ने जानबूझकर उसके सामने ये बात की, ताकि उसका दिल मेरी तरफ से खट्टा हो जाए और उसे अच्छे से पता चल जाए कि अम्मा मेरा रिश्ता कहाँ पर तय करना चाहती हैं, ताकि वो खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन मैंने भी अम्मा को साफ साफ कह दिया है कि अगर वो अपनी बात पर अड़ी रही, तो मैं भी सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। जमीना की बात सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो गया कि चलो यासिर इस मामले में अकेला नहीं है, बल्कि जमीना उसका साथ देने के लिए मैदान में मौजूद है। मैंने भी इन दोनों का साथ देने का पूरा पूरा अज़म कर लिया था। यही वजह थी कि जब यासिर कोई बहुत जरूरी बात करने के लिए जमीना को लेटर भेजता, तो मैं उसका लेटर छुप छुपाकर जमीना तक पहुंचा देती। और ये सिलसिला तकरीबन 6 माह से चल रहा था। उन दोनों की मोहब्बत की मैं गवाह थी और दिल से चाहती थी कि जमीना मेरी भाभी बन जाए, लेकिन अभी यासिर इस पोजीशन में नहीं था कि वो खुलकर अपनी बात मनवा सके। लेकिन जो ही उसकी फौज में जॉब लगी, तो उसने घर में हंगामा सा बर्पा कर दिया और अम्मा से साफ साफ कह दिया कि वो फुप्पो के घर जाएं, क्योंकि ऐसा न हो कि फुप्पो उसकी शादी कहीं और कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो वो जीते जी मर जाएगा। यासिर की बात सुनकर अम्मा और अब्बा दहल से गए थे और उन्होंने अपनी जिद को छोड़ दिया और यासिर की खातिर फुप्पो के घर रिश्ता लेने के लिए चले गए। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब फुप्पो ने इस रिश्ते से इनकार करने की बजाय हाँ कर दी। शायद वो अपनी इकलौती बेटी की जिद के आगे हार गई थी। यूं ये मामला जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, अल्लाह ने उसमें आसानी की और महीने के अंदर अंदर जमीना मेरी भाभी बनकर हमारे घर आ गई। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे एक बहन मिल गई हो। जिंदगी एक अच्छी डगर पर चल पड़ी थी कि अचानक एक कयामत सी हम पर टूट पड़ी। यासिर छुट्टी पर आ रहा था कि रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत ने तो जैसे हमारे पूरे घर में एक कोहराम सा बर्पा कर डाला। सबसे पहले अब्बा बीमार होकर इस दुनिया से गए, फिर फुप्पो का अपनी इकलौती बेटी की बेबी को देख देख कर अचानक हार्ट अटैक हो गया। अम्मा भी बीमार रहने लगी। हम दोनों ऊपर तले इन सदमात को झेल झेल कर अधमोई सी हो गई थी। लेकिन महीने के अंदर अंदर ही जब घर के खर्चात हमारे सामने आकर खड़े हुए, तो हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि अब्बा की कोई सरकारी नौकरी तो थी नहीं। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिसमें उन्हें सिर्फ माहवार तनख्वाह ही मिलती थी और पेंशन का कोई जरिया नहीं था। दूसरी तरफ यासिर की नौकरी इतनी मुद्दत नहीं हुई थी कि जिसमें उसकी पेंशन की उम्मीद लगती। तो इस मौके पर हमारी तालीम ने हमें सहारा दिया। मैंने और जरमीना ने जॉब करने की ठानी, तो अम्मा बहुत खफा होने लगी, लेकिन जब घर के हालात देखे तो चुप कर गईं। जॉब करते करते 2 साल कैसे गुजरे पता ही ना चला। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज बहुत शिद्दत से नोट की कि जरमीना काफी बदल गई है। वो पहले के निस्बत काफी चुप चुप रहने लगी थी। मैंने कई बार कुरेदने की कोशिश की, लेकिन वो टाल गई। एक दिन वो ऑफिस से आई तो अंदर जाकर लेट गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अम्मा एकदम परेशान होकर मुझसे पूछने लगी, क्या बात है? ये जब से आई है कमरा बंद करके बैठी हुई है। इससे पूछो तो सही क्या हुआ? कहीं ऑफिस में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो कई बार उससे पूछ चुकी हूँ, लेकिन ये कुछ बताती ही नहीं। कि अचानक जरमीना को उल्टियां करते देखकर हम दोनों हरासा नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। ये इससे क्या हुआ? अम्मा फौरन चप्पल घसीटते हुए कमरे में गईं, तो जरमीना रो रही थी। उसकी हालत पर अम्मा उसे खोजती निगाहों से देखकर बोली कि सब ठीक तो है,
क्यों रो रही हो? तो वो एकदम अम्मा के कदमों में बैठकर बोली कि मुझे बचा लें। तो अम्मा ने अपने पाँव पीछे करते हुए इंतहाई लरजती हुई आवाज़ से पूछा, ऐसा क्या कर दिया तुमने? सब खैरियत तो है? तो वो जैसे एकदम फटकर बोली कि मैं हामला हो गई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह छुपकर हमल गिरा दूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस बात पर आमादा नहीं है। तो उसकी बात सुनकर अम्मा काँपने लगीं और इंतहाई गुस्से से बोलीं, ये तुमने क्या किया? क्या तुम इस मकसद के लिए नौकरी करने निकली थीं? अपना नाम तो तुमने गंदा किया ही साथ मुझे भी रुसवा कर डाला, बल्कि पूरे खानदान को गंदा कर डाला। वो अम्मा के कदमों में बैठकर चुपके-चुपके आंसू बहाती रही, जबकि मैं सदमे के मारे उसे तसल्ली के 2 लफ्ज़ भी न कह पाई। इतने में अम्मा उठी और मेरी तरफ पलट कर बोलीं, तुम कब ऐसी खबरें सुना रही हो? लेकिन बेहतर होगा कि मुझे ऐसी उल्टी-सीधी खबरें सुनाने से पहले मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देना। ये कहकर अम्मा तो बाहर चली गईं, लेकिन मेरे बदन से भी जान निकल गई। फिर अम्मा ने चुपके से एक दाई से बात की कि किसी तरह इस मुसीबत से जान छूटे, लेकिन जब उसने ज़रमीना को चेक किया तो कहा कि ये मामला मेरे बस का नहीं है, इसकी जान को शदीद खतरा होगा अगर इसके साथ छेड़खानी की गई, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर है, खून की बहुत कमी है। अम्मी ने उसकी बहुत मिन्नतें की, खुद ज़रमीना भी उसके पैरों में बैठ गई, लेकिन वो ना मानी। खुदा जाने वो कौन सा मनहूस वक्त था जब अम्मी ने दाई से बात की, क्योंकि उसके मुंह से ये बात निकल गई और फिर जंगल की आग की तरह ये खबर न सिर्फ मोहल्ले में बल्कि हमारे खानदान में भी पहुंच गई कि मेरी बेवा भाभी भाई के इंतकाल के 2 साल बाद हामला हो गई है। तो ना सिर्फ मोहल्ले वाले बल्कि हमारे खानदान के लोग भी उसे हकारत भरी नजरों से देखते हुए उस पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाने लगे। हमारा घर बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गया कि हमारा बाहर निकलना भी मुहाल हो गया। ज़रमीना दिन रात रोती रहती। अम्मा ने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी, लेकिन उसकी कंडीशन देख-देख कर मुझे तरस सा आ गया, क्योंकि कुछ भी था, वो मेरे यासिर भाई की निशानी थी, जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लिहाजा इस बुरे वक्त में मैं उसका ख्याल रखने लगी। मैं जब भी उसके कमरे में आती, तो वो सर सजदे में रखे रोती चली जाती, तो मुझे भी उसे इस हालत में देखकर अफ़सोस होता। एक दिन मैंने उसे कहा कि अब रोने का क्या फ़ायदा? तुमने जो करना था कर लिया, काश तुम निकाह कर लेती। तो मेरी बात सुनकर वो दुख भरी नज़रों से मेरी तरफ देखकर बोली, खुदा देख रहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं अभी कुछ भी बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने भरोसा किया था, लेकिन अल्लाह देख रहा है, ज़रूर मौजज़ा होगा। वो जब ऐसी बातें करती, तो मेरा दिल करता मैं उसके मुँह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दूँ। खुदा जाने वो किस मुँह से अल्लाह का नाम ले रही थी। खैर मैं उससे बहस ना करती और चुपचाप उसके खाने-पीने की चीज़ें उसके कमरे में रखकर बाहर निकल आती, क्योंकि मेरा दिल बहुत तंग पड़ जाता जब मैं उसको इस हाल में देखती। एक रात अचानक उसे दर्द की तकलीफ शुरू हो गई, तो अम्मा एकदम से जाग गईं। या अल्लाह, इस वक्त मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँ? अम्मी ने मुझे दाई के घर भेजा, लेकिन वो शहर से बाहर गई हुई थी। तो ये खबर सुनकर अम्मी के तो हाथ पैर फूल गए। ज़मीना दर्द की शिद्दत से चीखें मारने लगी, तो अम्मा ने उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। फिर मुझे कुछ इंतज़ामात का कहकर वो उसके कमरे में चली गईं। ज़रमीना शदीद तकलीफ से करा रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, तो मैं भागकर उसके कमरे की तरफ गई और जो ही दरवाज़ा खोला, तो मुआवजा देखकर बेअख्तियार सजदे में गिर गई, क्योंकि ज़रमीना का बेटा पैदा हो चुका था और उसके पास 4 ख़वातीन बैठी हुई थीं, जो गायनी की डॉक्टर थीं। वो बच्चे को लपेटकर उसके पहलू में लिटाकर खड़ी हो गईं और फिर आहिस्ता से ज़रमीना से बोली कि आगा खान ने तुम्हारे लिए एक ख़ास पैगाम भेजा है। वो बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएंगे, क्योंकि तुमने उनके वारिस को जन्म दिया है। अब वो अपनी शादी का ऐलान भी सरेआम कर देंगे। उनकी बातें सुनकर अम्मा हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लगीं और पूछा कि ये आप क्या बातें कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ज़रमीना आगा खान की बीवी है, जो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। वो तो ये खबर सुनाकर चली गईं, लेकिन हम दोनों माँ बेटी हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गईं। तो ज़रमीना ने इंतहाई नकाहत से अम्मा को मुखातिब होकर कहा कि मैं जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ के बॉस आगा खान मुझ पर दिलो जान से फिदा हो गए थे। उन्होंने मुझसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन साथ ही ये शर्त रखी कि वो उसका निकाह अभी खुफिया रखेंगे, क्योंकि उनके खानदान वाले उनकी दूसरी शादी को किसी सूरत कबूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए। मैं भी घर के माली हालात से तंग थी, लिहाजा मैंने उनसे खुफिया निकाह कर लिया और दिल ही दिल में दुआ करती रही कि हमारे इस निकाह का ऐलान हो जाए। अल्लाह ने मेरी सुन ली और मुझे सुरखरू कर दिया।
خدا جانتا ہے کہ میں نے غلط راستے کا انتخاب نہیں کیا، بس ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اللہ نے مجھے یہاں پر بھی ثابت قدم رکھا۔ وہ جوں ہی چپ ہوئی تو اماں اسے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ اگلے دن آغا خان خود ہمارے گھر آئے اور پوری عزت کے ساتھ اپنے بیٹے اور زرمینہ کو ہمارے گھر سے لے جانے لگے تو زرمینہ نے کہا کہ وہ اماں اور میرے بغیر یہاں سے نہیں جائے گی، تو آغا خان نے کوئی اعتراض نہ کیا اور وہ ہمیں بھی لے کر اپنے ایک بہت شاندار بنگلے میں آ گئے جہاں ماں بیٹی زرمینہ کے ساتھ رہنے لگیں۔ زرمینہ نے ایک بہت ہی اچھے خاندان میں آغا خان کی وجہ سے میرا رشتہ بھی پکا کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میری نئی زندگی کا سفر اللہ کے فضل و کرم سے اچھا ہی رہے گا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔